हम अपने सफर में पहले लेट है, हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। सारी सेल्स खोलने के बाद शिप पूरी स्पीड से तूफान की तरफ बढ़ना शुरू करता है और बहुत जल्द वो तूफान की चपेट में आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा तूफान होता है जिसमें शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि ओवेन का फैसला बिल्कुल सही था कि उन्हें सेल्स को कम रखना चाहिए, पर जॉर्ज ने अपनी बात ऊपर रखने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए सारी सेल्स खोल दी, जिस वजह से शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तूफान पूरी तरह से थमने के बाद जॉर्ज ओवेन से कहता है कि हम जल्दी वापस जाएंगे ताकि हम अपने शिप को रिपेयर कर सके। साथ ही वापस पहुंचने के बाद तुम एक माफीनामा लिखोगे जिसमें तुम लिखोगे कि तुमने अपने कैप्टन के ऑर्डर्स नहीं माने, जिस वजह से कई लोगों की जान जा सकती थी। मुझे तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। ओवेन ने सुनकर पूरी तरह से हैरान होता है। वो जॉर्ज से कहता है कि सेल्स को नीचे करना तुम्हारा ऑर्डर था, तुम्हारी वजह से हम तूफान में फंसे। जॉर्ज कहता है कि मैं अपने क्रू को टेस्ट कर रहा था। ओवेन कहता है कि तुम टेस्ट कर रहे थे, वो भी तूफान के बीचों बीच। ये एक बहुत ही गलत कैप्टनशिप है। इस बात से जॉर्ज पूरी तरह से भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम एक किसान के बेटे हो, मेरे खानदान के बारे में मत भूलो। मेरे पूरे खानदान ने इसी काम को किया है। दरअसल इस वक्त में किसी शिप का कैप्टन होना बहुत बड़ी बात थी, जिस बात का घमंड जॉर्ज के अंदर होता है। ओवेन खाली हाथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर ये खाली हाथ गए तो इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, इसीलिए जॉर्ज को समझाता है। वो कहता है कि बिना ऑयल के वापस जाना आपके परिवार की शान के खिलाफ होगा। मैं भी चाहता हूं कि हम ऑयल इकट्ठा करें और जल्द से जल्द वापस चले जाए। जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं उस काम को हमें पूरा करना होगा। जॉर्ज उसकी बात मान जाता है और इसके बाद ये समंदर की और भी गहराइयों में बढ़ते चले जाते हैं। इन्हें आज समंदर में पूरे 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने बाद इन्हें वेल्स का एक झुंड दिखता है, जहां पर ये अपने बड़े जहाज से 3 छोटी छोटी नौकाओं में समंदर में वेल मछली का शिकार करने के लिए उतर जाते हैं। ये वहां पर एक वेल मछली का शिकार भी करते हैं। के बाद वेल मछली को शिप पर लाया जाता है, जहां पर उसकी बॉडी के अंदर जो ऑयल होता है उसे निकाला जाता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत सारा ऑयल होता है। वेल मछली के ऊपर जो छेद किया होता है वो बहुत छोटा होता है और इस पूरे शिप में सबसे छोटा लड़का थॉमस है, जो 14 साल का है। सेम टाइम में राइटर को ये पूरी कहानी सुना रहा है। इस वेल के शिकार के बाद इन्हें कई महीनों तक कोई भी वेल नहीं दिखती। इन्हें लगभग समंदर में पूरा 1 साल हो चुका है। ये सब अपने घर से बहुत दूर हैं। इनके खाने पीने का सामान भी खत्म होने वाला है। साथ ही साथ ओवेन और जॉर्ज के बीच में जो दरार थी अब वो और भी बढ़ चुकी है। इन्हें खाने पीने का सामान चाहिए, इसीलिए ये एक टापू के पास अपना शिप रोकते हैं और नाव से उस टापू पर जाते हैं, जहां पर इनके पास जो वेल ऑयल होता है ये उसका सौदा करते हैं। यहाँ पर इन्हें कैप्टन भी मिलता है जो इन्हीं की तरह वेल ऑयल का काम किया करता था, पर अब उसका एक हाथ नहीं है। ओवेन और जॉर्ज उसके पास जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि हमें वेल्स कहाँ पर मिलेंगी। वो कैप्टन बताता है कि आज से कई साल पहले जब मेरे पास अपना शिप था, यहाँ से 2000 मील दूर वेस्ट में हमें इतनी सारी वेल्स मिली थी कि हम एक दिन में 3000 बैरल ऑयल इकट्ठा कर सकते थे। 3000 बैरल ऑयल बहुत ज्यादा है। जॉर्ज और ओवेन के पूरे सफर का टारगेट 2000 बैरल ऑयल का है। इसके बाद वो कैप्टन बताता है कि हम वेल्स को मारकर ऑयल ले सकते थे अगर वहां पर वो व्हाइट वेल नहीं आती, जिसकी लंबाई लगभग 100 फुट की है। वो समंदर का शैतान है जिसने एक ही बार में हमारे पूरे शिप को नष्ट कर दिया। मेरे 6 लोग मारे गए, साथ ही साथ मैंने अपना एक हाथ भी खो दिया। पर ओवेन और जॉर्ज उसकी बात पर यकीन नहीं करते और वो अपना शिप लेकर वेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब ये उस जगह पहुंचते हैं जिस जगह के बारे में कैप्टन ने बताया था, तो उसकी बात सच होती है। यहाँ पर वेल्स का झुंड होता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ से एक ही दिन में ये इतना ऑयल निकाल सकते हैं कि ये वापस अपने घर जा सके। ये सब के सब अपने बड़े शिप से छोटी बोट्स में समंदर में वेल मछलियों का शिकार करने के लिए उतर जाते हैं। और जब ये शिकार कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर व्हाइट वेल आती है। ये वही दैत्यनुमा वेल मछली है जिसके बारे में इन्हें कैप्टन ने बताया था। उस कैप्टन ने जिस कैप्टन ने इन्हें यहाँ का रास्ता दिखाया है। वो वेल मछली इतनी बड़ी होती है कि एक ही बार में इनकी नाव को पलट देती है। इसके बाद इनके बड़े शिप पर भी वो हमला करती है, जिससे इनका शिप नीचे से लीक होना शुरू हो जाता है। और ओवेन इस वेल मछली का शिकार करना चाहता है, इसीलिए वो अपने भाले को डबल करता है और वेल मछली पर निशाना लगाता है। उसका निशाना एकदम सही जगह पर लगता है। भाला वेल मछली के शरीर में गड़ जाता है। ये भाला एक रस्सी से बंधा होता है और ये विशाल वेल मछली लगातार पानी की गहराइयों में जा रही होती है। एक पॉइंट पर आकर इनकी रस्सी खत्म हो जाती है। रस्सी का छोर शिप के बीचों बीच जो पोल होता है उससे बंधा होता है और बहुत जल्दी इनका वो पोल भी टूट जाता है। इनका पूरा शिप डैमेज हो चुका है, जो लगातार डूब रहा होता है। वही वेल मछली के शरीर में जो भाला गड़ा होता है वो भी उसके शरीर से निकल जाता है। ये सब के सब अपनी कश्तियों में पानी में उतर जाते हैं और कुछ ही पलों के बाद इनका पूरा शिप पानी में पूरी तरह से समा जाता है। और अब इनके सामने एक ऐसा सफर है जिसके बारे में इन्हें नहीं पता कि ये सफर इन्हें कहां ले जाएगा। एक बार फिर से किस्मत इनका साथ नहीं देती। समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिसमें इनका एक साथी जख्मी भी हो जाता है। इन्हें समंदर में इसी तरह से बहते हुए पूरे 34 दिन हो चुके हैं। इनके खाने का जो राशन है वो भी अब लगभग खत्म हो चुका है। पर तभी इन्हें उम्मीद की एक किरण दिखती है। इन्हें एक आइलैंड दिखता है जिसे देखकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं और ये अपनी तीनों नाव को उस आइलैंड की तरफ मोड़ देते हैं। पर तभी एक बार फिर से वही विशाल व्हाइट वेल मछली जिसने इनके शिप को डुबाया था वो एक बार फिर से इन पर हमला कर देती है और इनकी सभी बोट्स को डुबा देती है। ये सब के सब बहते हुए किनारे तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अब ये सब के सब आइलैंड पर हैं। यहाँ पहुंचकर ये फैसला करते हैं कि ये यहाँ पर दिन रात आग जलाकर रखेंगे ताकि दूर से अगर कोई शिप गुजरे तो आग और धुआं देखकर उन्हें समझ में आ जाए कि इस आइलैंड पर लोग फंसे हुए हैं। वही ओवन को दिखाया जाता है जो खाने की तलाश कर रहा होता है। तभी उसे एक गुफा दिखती है। वो गुफा में सबको बुलाता है। ये सब देखते हैं कि गुफा के अंदर कई कंकाल पड़े हैं, यानी कि इन्हीं की तरह कुछ लोग पहले यहाँ पर आकर फंस गए होंगे और जिस तरह से ये यहाँ पर मदद की उम्मीद कर रहे हैं तो जैसे इन सब की यहाँ पर मृत्यु हो गई। ये समझ जाते हैं कि समंदर के इस भाग में कोई भी शिप नहीं आता, इसीलिए इनके पास जो इनकी टूटी फूटी नाव होती है उन्हें रिपेयर करके ये एक बार फिर से तैयार कर देते हैं। और अब ये सब के सब यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, पर इनके कुछ साथी जाने से मना कर देते हैं। इसमें ओवेन का एक दोस्त भी
होता है। ओवन कहता है कि एक बार मैं घर वापस पहुंच जाऊं, मैं तुम्हारे लिए मदद जरूर भेजूंगा। ये सब के सब बोट्स में यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इनका सफर अभी बहुत लंबा है। बहुत जल्दी इनमें से इनका एक साथी मर जाता है। समंदर के कानून के हिसाब से उसे पानी में बहा देना चाहिए, पर ओवन ऐसा करने से अपने साथी को मना करता है। वो जानता है कि इनका मरा हुआ साथी इन सबको जिंदा रख सकता है, वो इन सब के लिए खाना है, क्योंकि इनके पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इन सबको अपने ही साथी को खाना पड़ता है, जिससे थॉमस, जो मात्र 14 साल का है, वो पूरी तरह से खौफजदा हो जाता है। पर अभी भी इनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि इनका सफर इन्हें नहीं पता कि कितना लंबा होने वाला है। धीरे धीरे इन्हें समंदर में 71 दिन हो जाते हैं और अब ये अपना पेट भरने के लिए एक गेम खेलते हैं, जिसमें जो भी हारता है उसे अपनी जान देनी पड़ती है ताकि वो बचे हुए लोगों का खाना बन सके। अब जब ये गेम खेलते हैं तो उसमें जॉर्ज, जो कि शिप का कैप्टन था, वो हार जाता है। उसके कजन को कहा जाता है कि तुम्हें जॉर्ज को मारना पड़ेगा, पर वो जॉर्ज को नहीं मारता, बल्कि वो अपने आप को गोली मार देता है। जॉर्ज, जिसे अपने कैप्टन होने पर अपने खानदान पर बहुत घमंड था, कुदरत ने उसके पूरे घमंड को अब चकनाचूर कर दिया है। ये कई दिनों तक समंदर में इसी तरह से बहते रहते हैं और एक दिन फिर से वो विशाल वेल, जिसने इनके शिप को तबाह कर दिया था, इनके नाव के बीचों बीच आ जाती है। ओवन अपने भाले को उठा लेता है ताकि वो इस वेल को मार सके, और जब वेल उसके पास से गुजरती है तो उसे वो घाव का निशान भी दिखता है जो पिछली बार उसने भाला मारकर इस वेल मछली को दिया था। वो उसकी आंखों में देखता है। कुछ पल सोचने के बाद ओवन उस पर हमला नहीं करता। वेल मछली चुपचाप वहां से चली जाती है और इसके बाद वो कभी भी उनके पीछे नहीं आती। कुछ दिन और इसी तरह समंदर में सफर करते हुए कैप्टन जॉर्ज और ओवन की जो बोट्स होती है वो दोनों की दोनों अलग हो जाती हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। पर बहुत जल्दी पास से गुजरता हुआ एक शिप दूरबीन से कैप्टन जॉर्ज की बोट को देख लेता है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओवन की बोट लगातार पानी में बह रही होती है, ना उनके पास पीने के लिए पानी है ना खाना, और जब वो पूरी तरह से जिंदगी की लड़ाई हार चुके होते हैं तभी उन्हें आसमान में बहुत सारे पक्षी दिखते हैं, और जब वो दूर देखते हैं तो वहां पर एक आइलैंड होता है, जिसे देखकर जॉर्ज और 14 साल के थॉमस के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। ये अपनी बोट उस तरफ ले जाते हैं। बहुत जल्दी उस आइलैंड से इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और ठीक 3 महीने बाद 11 जून सन 1821 को ये अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। ओवन की पत्नी ओवन को देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल सबने मान लिया था कि ये सब के सब अब मर चुके हैं। जॉर्ज जब इस सफर पर गया था तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और अब उसकी बेटी भी कुछ बड़ी हो चुकी है, जिसे उसने पहली बार देखा है। इसके बाद वो कंपनी जिसने ओवन को और कैप्टन जॉर्ज को इस सफर पर भेजा था, वो इन दोनों को बुलाती है। वो कहते हैं कि बहुत जल्द इंक्वायरी होगी। दरअसल इस सफर में इनके बहुत सारे लोग मारे गए होते हैं, इसीलिए इनसे पूछा जाएगा कि सफर में क्या हुआ था। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें एक झूठी कहानी बतानी होगी ताकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनी के सामने बनी रहे। पर ओवन उनकी बात मानने से मना कर देता है। हालांकि वो उसे पैसों का लालच भी देते हैं, पर वो कहता है कि मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। वो अपना इस्तीफा दे देता है। यहाँ पर कैप्टन जॉर्ज को अब इंक्वायरी के सामने बिठाया जाता है। हालांकि उनके पिता भी इस कंपनी के ओनर्स में से एक ओनर है, पर उसने मौत को बहुत नजदीक से देखा है, इसीलिए अब वो बदल चुका है। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इंक्वायरी के सामने बता देता है कि उनके शिप को व्हाइट व्हेल ने डुबाया था। वही कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां पर जो नन्हा थॉमस था, जो 14 साल का था, वो ये पूरी कहानी राइटर को सुना रहा होता है। वो उसे बताता है कि कैप्टन जॉर्ज एक बार फिर से समंदर में गए उस व्हाइट व्हेल के शिकार के लिए, पर वो उन्हें कभी नहीं मिली और इसके बाद कैप्टन जॉर्ज को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। वहीं ओवन ने जैसा कि अपने दोस्त से वादा किया था कि वो उसके लिए मदद भेजेगा, उसने अपना वादा पूरा किया। पर जब उस आइलैंड पर मदद पहुंची तो ओवन का दोस्त मर चुका था। हालांकि वहां पर बाकी 3 लोग अभी भी जिंदा थे, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन तीनों को बचा लिया गया। इसके बाद ओवन ने अपने परिवार के साथ शहर को